राव जी नमस्कार। आज आप भी यहाँ पहुँचे हैं और मैं देख रहा हूँ आपकी वो वाणी, वो भाषा, वो बोली, वो भाव इनके प्रति। सरकारी तौर पर अगर हम बात करें तो ये ज़मीन किसकी है और क्या कुछ है आपकी जानकारी में? देखिए, अगर रुद्रपुर गांव को देखेंगे, और मैं पहले आपको बधाई देता हूं, क्योंकि बिना जगहों पर आए हुए रुद्रपुर की परेशानी को कोई नहीं समझ सकता। देखिए, रुद्रपुर गांव में, इसको मैं अभागा गांव कहूँ या क्या परिस्थितियां रही उस समय कि इस ज़मीन के अलावा जिस ज़मीन पर ये पावर हाउस बनना है, इनके पास आपने देख लिया कि चारागाह के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं कि इसकी स्थिति बताएं, देखिए रुद्रपुर गांव 58 हेक्टेयर क्षेत्रफल का गांव है, जिसमें से 7.05 हेक्टेयर भूमि गौचर के रूप में, जिसको अगर हम अंग्रेजी में कहें परमानेंट ग्रेजिंग ग्राउंड, गौचर के रूप में दर्ज है। 2008 में सरकार ने एक कमेटी बनाई पिटकुल ने कि 220/33 kV का एक बड़ा जो बिजली घर होता है वो प्रस्तावित था रुद्रप्रयाग जिले में 2008 में। उस कमेटी ने चंद्रापुरी, गबनी गांव, ब्रह्मवाड़ी, रुद्रपुर और एक जगह मुझे याद नहीं आ रही, वहाँ का इंस्पेक्शन किया, जिसमें से एक जगह इनको अनुपयोगी ज़मीन 150 नाली मिल गई थी, लेकिन उस गांव में सड़क नहीं थी उस समय। और कमेटी की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि 8 में लिखा गया है कि 2 साल में सड़क बनने की संभावना है, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया गया। अब आप कहेंगे कि साहब रुद्रपुर की जगह क्यों ली गई? देखिए, आजकल उत्तराखंड के सभी विभागों में एक फैशन बन गया है, एक प्रचलन हो गया है कि वो केदारनाथ और बद्रीनाथ मार्ग पर अपने प्रतिष्ठानों के नाम पर अपने गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं, क्योंकि यात्रा काल में उनके अधिकारी आते हैं, बड़े अधिकारी आते हैं, ठहरने में दिक्कत होती है। आप देख रहे होंगे रुद्रपुर, आज मौसम साफ नहीं है। आप कितने दिन से यहाँ हैं? मैं आज 3 दिन है। तो आप इस गांव को देखेंगे, इतना बढ़िया हिमालय का व्यू कहीं से नहीं है जितना बड़ा रुद्रपुर में है। इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम रिजॉर्ट आसपास में बने हैं। ये गांव, आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर कैमरे को ये बगल पर करेंगे तो ये जो बगल के टेंट हैं, ये जो गदरे से परलिपार, गदरा हम कहते हैं ना, ये जो इसके बगल में गदरा है, ये देवसाल लग गया। ये जो आपको ये खेत पेड़ दिख रहे हैं, इससे ऊपर देवर गांव है। तो ये गांव चारों तरफ से ऐसा फैल रखा है। तो ये जो जगह सेलेक्ट की गई, मेरा अब मानना है और मेरा साफ आरोप है, पिटकुल ने इस जगह को इसलिए लिया कि 33 kV, 220 kV का हम सब स्टेशन भी बनाएंगे और साथ में अपना इसके बहाने गेस्ट हाउस भी बनाएंगे, 8-10 कमरों का गेस्ट हाउस बनाएंगे, सारे केदारनाथ की मेहमानदारी यहीं से करेंगे। मतलब साफ शब्दों में हम कहें तो विकास के नाम पर साथ साथ व्यापार भी यहाँ हो रहा है। जी, व्यापार भी करेंगे। व्यापार, देखिए, व्यापार नहीं करेंगे भाई, अधिकारियों को, अपने गेस्टों को, अगर 5 गेस्ट आ गए तो यहाँ तो 50,000 रुपया देने पड़ेगा ना, बड़े अधिकारी से कोई पैसा नहीं। तो ये देखिए, ये विभाग इस तरह की प्लानिंग हर विभाग कर रहा है और करनी भी चाहिए। हम ये कह रहे हैं, सबसे पहली बात 220 kV का सब स्टेशन होना चाहिए। लेकिन मैं जब विधायक था, यही प्रधान जी थी, हमारी बहन प्रधान जी थी, मेरे संज्ञान में बात आए तो हम मौके पर आते हैं। देखिए, आप बाइकास क्या नाम है साहब आपका? हाँ, देवी प्रसाद रतूड़ी। तो रतूड़ी जी, हम कभी भी हमने हवा में बात नहीं करी। मैं मौके पे 2 बार इस जगह पे आया हूँ, इसलिए मुझे इस जगह का एक एक चीज़ पता है। अब आप कहेंगे कानूनी स्थिति कहें, तो कानूनी स्थिति यह है कि एक पुकुर वर्सेस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक मामला हुआ चारागाह के मामले में, कि चारागाह की ज़मीन सरकार को दी गई थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में ये डिसीजन दिया कि किसी भी गांव की कुल भूमि के 5% भूमि को तो चारागाह होना ही होना है। और अगर चारागाह की भूमि को विषम परिस्थितियों में किसी कार्य के लिए देना पड़ा, जन उपयोगी कार्य के लिए, वो भी है ना, ये जन उपयोगी नहीं है, जन उपयोगी कार्य के लिए देना हो तो प्रोसीजर बनाया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर लिखा है, वहाँ डिप्टी कमिश्नर होता है, डीसी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पहले गांव वालों की सहमति लेनी पड़ेगी। इस मामले में गांव वालों की सहमति नहीं ली गई है, बल्कि उस समय पंचायत मंत्री चार्ज पर था, जो कर्मचारी होता है, उसने अपनी सहमति दी है, वो फर्जी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा उसका अध्ययन करके कि क्या जन उपयोगी कार्य के लिए है, इस गांव में सरप्लस ज़मीन है कि नहीं है। जितनी ज़मीन लेंगे
उस जमीन के बदले उतनी ही जमीन, सरप्लस जमीन किसको देनी पड़ेगी? ग्राम सभा को चारागाह के लिए देनी पड़ेगी उसके बदले में। हाँ, अब इस गांव में सरप्लस कोई जमीन ही नहीं है। आप इस विडम्बना को समझे ना, वो प्रोसीजर कहीं फॉलो, फिर राज्य सरकार निर्णय लेगी, राज्य सरकार आज तो आपने भी देख लिया है कि पटवारी जी एक कागज लेकर आते हैं, उसमें लिखा गया है कि यहाँ से जो कोई शिकायत गई है किसी जनप्रतिनिधि की, जी जी जी, कि यहाँ पर कब्जा हो रखा है। ऐसा है साहब कि आजकल यहाँ के वो उपजिलाधिकारी का पत्र है, उपजिलाधिकारी के आसपास कई देवतुल्य, एक पार्टी के कई देवतुल्य कार्यकर्ता बैठते हैं। देवतुल्य है साहब, देवतुल्य ही बोलते हैं ना उनको, देवतुल्य कार्यकर्ता बैठते हैं। कोई भी शिकायत, देखिए प्रशासन की, मैं इसको नालायकी ना कहूँ तो क्या कहूँ, इतना बड़ा बवंडर यहाँ पे हो रखा है। ये माताएं हड़ताल पे बैठ रखी हैं, इतना बड़ा बल प्रयोग हुआ, उसके बाद एक फर्जी शिकायत का आजकल तरीका है। शिकायत जब भी किसी व्यापक जनहित के मामले में शिकायत की जाती है तो आपको एफिडेविट पर लिख करके शिकायत देनी होती है। आपने खाली लिख दिया तो गांव वालों ने कहा ना, जाओ जा करके देख लो, गांव वालों ने सीना तान के कहा ना, अगर गांव वालों का अतिक्रमण किया रहता तो क्या जब परसों पीएसी नहीं घुस पाई यहाँ, गांव वालों ने उनका स्वागत किया। गांव वालों ने साथ में एसडीएम को एप्लीकेशन दे रहे हैं गांव वाले कि भाई हमको वो शिकायत भी तो भेजो। देखिए ये बांटो और राज करो की नीति है। जिला प्रशासन को ये अंदेशा है कि हो सकता है एक दो लोगों ने अतिक्रमण किया होगा, उनको डंडा करके गांव में फूट डालेंगे। ये गांव में आपने देखा ना, जब गांव की महिलाओं से पूछा गया, सबसे पूछा गया, इन्होंने कहा शान से जाओ, आप देखो अतिक्रमण कहाँ पर है आपका। देखिए मैं इस पर आपको साफ बता रहा हूँ, ये 7.05 हेक्टेयर ज़मीन थी, चारागाह की भूमि थी, 1005, 1006 और 1075 खसरे में है। और इस भूमि में से 0.70 हेक्टेयर भूमि 1974 में अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसान भाइयों को सरकार ने पट्टे में दी है। बाकी इसमें से ये जो नीचे सड़क है, लगभग 1 हेक्टेयर से ज़्यादा सड़क है। 2.6 हेक्टेयर आपने किसको दे दी? पावर हाउस को दे दी। 2.6, 3.6, 4.6 जमीन चले गई तो इसके पास 5% क्या, इसके पास तो 2% भूमि भी नहीं रह गई चारागाह के लिए, कोई भूमि नहीं रह गई। ये तो सारा का सारा एरिया जो दे रहे हैं, डिमार्केशन करके दे रहे हैं। तो कुल मिला करके इस गांव को चारागाह भी मतलब ये पहला गांव उत्तराखंड का होगा कि जहां गौचर ही नहीं होगा। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौवंश के संवर्धन की बात करती है, दूसरी बात इस गांव में आप भी घूम के देखिए ना, एसडीएम को भी बुलाइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि एक तरफ बात हो रही गौवंश को बचाने की, लेकिन यहाँ हो रही गौ का वंश ही मिटाने की जब बात हो रही है, ऐसा लग रहा है। अगर गौचर नहीं होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास बद्री गायें होती हैं। ये साहब हैं, आप कहाँ पर हैं साहब? वो बगल पर बैठे हमारे। क्या भाई, नौज भाई साहब, आपको घरों के आगे पे कल पूरा दिखा दिया। किशन लाल जी, किशन लाल जी क्या नाम है? दर्शन लाल जी क्या? दर्शन लाल जी के जो, आप ये बताइए, दर्शन लाल जी की बद्री गाय कहाँ जाएगी? हमारे तो बद्री गाय बिना चरे मैं कल ही दिखा चुका हूँ पहले, गाय और बैल जो हैं। तो मेरा ये कहना है, देखिए इस गाँव में जो 1920-19 की पशु गणना है, पशु गणना में 220 पशुओं की गिनती की गई है, जो कि है ना। तो मेरा ये कहना है कि वो हम सारे आंकड़ों के साथ हम कोर्ट में भी जाएंगे कि साहब कितना एक पशु के लिए कितना स्क्वायर मीटर चरने के लिए चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखो रतूड़ी साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने गांव में आकर के रिपोर्टिंग की और इनका दर्द देखा, क्योंकि सारी दुनिया में तो ये मैसेज कर रहे हैं लोग कि साहब वहाँ तो विकास विरोधी हैं, लेकिन इस गांव के दर्द को जानिए आप, इन महिलाओं के दर्द को जानिए कि इस भूमि के अलावा इनके पास कोई भूमि है ही नहीं, न तो जंगल है इन गांव का। अब आप देखिए ना, इस पेड़ से ऊपर तो देवर गांव लग गया, ये देवसाल लग गया बगल पर, ये टेंट देवसाल में है ना। तो सारे के सारे चारों गाँवों के बीच में, ये अगर 5-6 गाँवों के बीच में बसा हुआ गाँव है, इन लोगों के दर्द को जानिए। ये तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये कह रही है कि भाई तुम ये गाँव बेच करके चले जाओ, क्योंकि बिना बेच करके नहीं, छोड़ करके चले जाओ। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज एक नया तूफान, एक तूफान तो परसों आया था, एक तूफान अभी उमड़ रहा है। अब ये पता नहीं किसके सर बैठेगा, ये तो पता नहीं है। राव जी, छोटा सवाल है कि आप यहाँ पर एक राजनीतिक तौर से आए हैं या इनकी पीड़ा को समझ कर आए हैं? क्योंकि पूर्व में आप मैं संबंधों में राजनीति नहीं करता,
आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे वो हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, ये मुझे कल पता चला है कि इनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की, नहीं तो मैंने आज तक ना इनसे पूछा। मेरे सामने मैंने कभी पूछा ही नहीं। देखिए, हमको जब भी इन्होंने बुलाया होगा हम भाई की तरह आते हैं। अब मैं चुनाव में भी नहीं, देखिए आजकल फैशन हो गया है वीडियो बनाने का, और मैं भी तो वही कर रहा हूँ। अरे आप तो पत्रकार के रूप में कर रहे हैं ना, आजकल तो यही पता नहीं चल रहा है कि पत्रकार कब वीडियो बनाने वाला हो गया, कब नेता हो गया। आप समझ रहे हैं? जब माइक जरूरत जी, आजकल एक फैशन हो गया कि पहले तो माइक पकड़ा कि और जैसी पुलिस आई डंडा मारने के लिए आई, कहा मैं तो पत्रकार हूँ। देखिए, आजकल राजनीतिज्ञ और पत्रकारों की, चलिए एक बात तो मुझे समझ आ गई है, आपका इस गांव के प्रति इतना लगाव, आपका इतना भाव, जो आप जिस प्रकार से आपने बयां किया, कानूनी तौर पे आपने बताई, अपनी बात रखी है, इस बात से लगता है कि इस गांव से आपका कोई ना कोई वास्ता है, कोई रिश्ता है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए ऐसा है, सच बात तो ये है, इस गांव में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन हमने हर गांव को अपने गांव की तरह। फिर भी आप जानकारी तहत यहाँ आए, बहुत बड़ी बात है। जानकारी नहीं, आप मुझे किसी गाँव की पूछ लीजिए। अच्छा जी, आप देखिए ऐसा है रतुड़ी जी, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। रतुड़ी जी ऐसा है, मैं वो व्यक्ति हूँ, जब आपके राज्य को बेचने का षड्यंत्र विधानसभा में हो रहा था 18 में, सिर्फ मैं अकेला बोला था। कारण क्या रतुड़ी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप कानूनी बात कर रहे हैं, आज नेताओं को कानून से सरोकार नहीं है, लेकिन कानून कितना महत्वपूर्ण होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो जमीन जिसको बेनाब भूमि कह रहे हैं ना, ये 1873 के जियो के आधार पे बेनाब भूमि कब हुआ? 1873 कब का है, आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर राजनेताओं को ज्ञान नहीं होगा, जो लोग कह रहे हैं ना उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं कागजों में, उत्तराखंडियत की बात करके नहीं होगा। जब अगर राजनेता अपनी जमीन के कानूनों को नहीं जानेंगे, अपने हकों के कानून को नहीं जानेंगे, तो सरकार और नौकरशाह कानून बना करके बेच देगी, पता चलेगा नींद कब खुलेगी? 25 साल बाद खुलेगी। तो मेरा ये कहना है कि नेताओं को आपने जो कहा, देखिए लगाव की बात तो मैंने बता दी, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है इस गांव में, है ना, लेकिन मैं हर ये हमारी प्रधान जी हमने बहन की तरह समझा। कभी भी कोई दलगत राजनीति तो हमारे कोई कह ही नहीं सकता है कि दलगत राजनीति हमने कभी की हो। ना हम किसी को, ना हमने जाति पूछी, ना हमने पार्टी पूछी। हमारे पास जो मामला आया, हमने उसको पूरी मदद वैसी की कि जैसे अपने गांव, अपने घर के लिए या अपने परिवार के लिए करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो